हमारे देश में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने ससुराल में पति और ससुराल वालों के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार हो रही होती हैं। सही जानकारी ना होने की वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त करती रहती हैं, सहती रहती हैं और जीवन का एक बहुत ही लंबा समय ऐसे ही बर्दाश्त करते करते गुजर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो घरेलू हिंसा की किसी भी तरीके की वारदात को बर्दाश्त नहीं करती, उल्टा उससे लड़ती हैं और सही जानकारी मिलने पर कानून की मदद से घरेलू हिंसा की बीमारी से बहुत जल्द बाहर भी निकल आती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको घरेलू हिंसा से जुड़ी छोटी से छोटी और बारीक से बारीक जानकारी देने वाला हूं। बताने वाला हूं कि अगर आप घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं तो ऐसे में क्या करें, कैसे केस फाइल करें, कहां इस केस को फाइल करना है, कौन कौन सी वारदात, कौन कौन सी चीजें घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं और घरेलू हिंसा का केस करने से आपको क्या क्या फायदा, किस किस तरीके का लाभ मिल सकता है। ये सारी बातें और इससे अलावा घरेलू हिंसा से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। अब देखिए, सबसे पहले आसान भाषा में ये समझ लिया जाए कि घरेलू हिंसा क्या होती है। एक पति द्वारा अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना, ससुराल में उसके साथ झगड़े करना, मारपीट करना, ताने देना या पैसे की मांग करना। अगर इस तरीके की वारदात बार बार हो रही हैं तो समझ लीजिए आप घरेलू हिंसा के शिकार होते जा रहे हैं। अब 7 बड़ी चीजें बताने वाला हूं और उन 7 में से अगर एक भी वारदात आपके साथ बार बार हो रही है तो समझ लीजिए आप अपने ससुराल में घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं। तो पहली चीज है फिजिकल एब्यूज। अगर आपके साथ ससुराल में बार बार मारपीट होती है, झगड़े होते हैं तो समझ लीजिए ये घरेलू हिंसा की निशानी है। दूसरा होता है सेक्सुअल एब्यूज। अगर आपको यौन संबंधों से जुड़ी किसी तरीके की प्रताड़ना दी जा रही है या आपके पति द्वारा आपसे बार बार इस बात की जिद करी जाती है कि आप अननेचुरल सेक्स करें या फिर असामान्य तरीके से यौन संबंध बनाएं, इस तरह की कोई प्रताड़ना की जा रही है या आपको आपकी मर्जी के खिलाफ बार बार यौन संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया जाता है, तो इसको कहते हैं सेक्सुअल एब्यूज। तीसरा होता है वर्बल एब्यूज। आपके साथ बार बार ससुराल में गाली गलौज की जाती है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या बार बार तानों के साथ साथ आपके साथ गालियां दी जाती हैं या फिर बुरे शब्दों का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाता है, पत्नी के खिलाफ किया जाता है, तो वो आता है वर्बल एब्यूज में। चौथा है इमोशनल एब्यूज। पत्नी को ताने मारना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे पत्नी के सम्मान को चोट पहुंचे या दूसरे व्यक्तियों के सामने पत्नी की बुराई करना या उसे नीचा दिखाना, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना, इस तरीके से पत्नी को सबके सामने इंसल्ट करना, ये होता है इमोशनल एब्यूज। इसके अलावा 5वां होता है इकोनॉमिक एब्यूज। पैसे के लिए तंग करना। पति पूरी तरह से सक्षम है, अपना परिवार चला सकता है, उसके बावजूद भी जानबूझकर पत्नी को एक एक पैसे के लिए तंग करना, उसे खर्चा ना देना या उसे छोटी छोटी बातों के लिए पैसों को लेकर परेशान करना। छठा पॉइंट है अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी, यानी पत्नी से दहेज की मांग करना। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित करना, बार बार पत्नी को दबाव बनाना कि वो अपने माँ बाप से जाकर पैसा या सामान लेकर आए। इस तरीके की मांग रखना भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। 7वां पॉइंट है साइकोलॉजिकल एब्यूज, यानी पत्नी को मानसिक तौर पर परेशान करना। पत्नी के बच्चों को या माँ बाप को चोट पहुंचाने की धमकी देकर पत्नी से जबरन कोई काम करवाने की कोशिश करना। इस तरीके की अगर कोई वारदात होती है या पत्नी पर किसी बात को लेकर दबाव बनाया जाता है, उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर, तो ये साइकोलॉजिकल एब्यूज के दायरे में आता है। और ये 7 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक वारदात आपके साथ हो रही है तो आप घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं। और घरेलू हिंसा के मामलों में देखने को मिलता है कि इन 7 में से काफी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हर व्यक्ति के साथ जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है वो इन में से किसी न किसी वारदात से, किसी न किसी पॉइंट से गुजर ही रहा होता है। अब समझ लेते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज कि घरेलू हिंसा का केस करना कहाँ होता है। लोगों को इस बात का अंदाजा तो हो जाता है कि वो घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि उन्हें घरेलू हिंसा का मुकदमा या केस करना कहाँ पर है, किस जगह पर उन्हें घरेलू हिंसा की शिकायत करनी है या कहाँ केस फाइल करना है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। 3 और सिर्फ 3 ऐसी जगह होती है जहां पे घरेलू हिंसा का मुकदमा, घरेलू हिंसा का केस किया जा सकता है। पहली जगह है जहां पे शिकायतकर्ता यानी कंप्लेनेंट रहती है। जिस जगह पे कंप्लेनेंट रह रही है उस एरिया की कोर्ट में आप घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सकते हैं।
जिस जगह पर पति या ससुराल वाले रह रहे हैं उस जगह की एरिया की कोर्ट में भी आप घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सकते हैं। और तीसरी जगह होती है जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, यानी जहां पति ने अपनी पत्नी पर घरेलू हिंसा की वारदातें की हैं, उस एरिया की कोर्ट में भी आप घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूं। लड़की का मैका है दिल्ली में, लड़की का ससुराल है यूपी में। तो लड़की अगर चाहे, यानी शिकायतकर्ता अगर चाहे, तो वो दिल्ली से भी उस केस को कर सकती है घरेलू हिंसा के, और अगर लड़की चाहे तो वो यूपी से भी घरेलू हिंसा के मुकदमे को कर सकती है। अब तीसरी चीज ये होती है कि लड़की का भले ही मैका दिल्ली में है, लड़की का भले ही ससुराल यूपी में है, लेकिन जिस समय एक पति द्वारा पत्नी पर घरेलू हिंसा की वारदातें हो रही थी, उस समय पति और पत्नी ग्वालियर में रहा करते थे। तो जहां पर घरेलू हिंसा की वारदात हुई, यानी ग्वालियर से भी चाहे तो पत्नी घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सकती है। जनरली देखा यही जाता है कि जब इस तरीके की वारदात होने लगती है तो पत्नी अपना ससुराल छोड़कर मैके आ जाती है, और ऐसे में अगर पत्नी चाहे तो अपने मैके से, जहां पे वो रहती है, जहां पे भी उसका परिवार है, उस एरिया की कोर्ट से भी घरेलू हिंसा का मुकदमा किया जा सकता है। अब समझ लेते हैं घरेलू हिंसा की शिकायत करने का तरीका क्या है, कैसे उसकी शिकायत करी जाती है। दो तरीके हैं। अगर आप चाहें तो घरेलू हिंसा की शिकायत महिला थाने, महिला सेल में भी कर सकते हैं, और इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि आपसी समझौते के जरिए घरेलू हिंसा की शिकायत पर कार्रवाई हो जाए और मामले के निपटारा हो सके। अगर आपको लगता है कि महिला सेल में या महिला थाने में जाकर आपसी समझौते से घरेलू हिंसा के मामले का निपटारा नहीं हो पाएगा, तो आप अपने एरिया की महिला कोर्ट में भी एक कंप्लेंट केस घरेलू हिंसा का फाइल कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि शिकायत पत्र, यानी जो कंप्लेंट बनाई जाती है घरेलू हिंसा की, उसमें क्या क्या बातें लिखी होनी जरूरी हैं। सबसे पहले तो उन सभी व्यक्तियों का, उन सभी आरोपियों का नाम और पता घरेलू हिंसा की कंप्लेंट में होना बहुत जरूरी है। जिन जिन व्यक्तियों को भी आप घरेलू हिंसा के मामले में आरोपी बनाना चाहते हैं, उनका नाम और पता लिखा होना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज ये है कि जितनी भी वारदातें घरेलू हिंसा से जुड़ी पत्नी के साथ हुई हैं, उन सभी की जानकारी एक ही शिकायत पत्र में शुरू से आखिरी तक देनी होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ जानकारी आज दे दी, कुछ जानकारी मुकदमा दर्ज होने के 1 साल बाद कोर्ट में या फिर महिला थाने में बताई गई। जितनी भी जानकारी, जो भी वारदात आपके साथ हुई है, उसकी ए से लेके जेड तक सभी जानकारी एक ही बार में शिकायत पत्र में लिखकर वुमन सेल में या फिर महिला कोर्ट में, अपने एरिया की जो एमएम कोर्ट होती है, महिला कोर्ट होती है, वहां पे आप कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। अब जो शिकायत पत्र यानी कंप्लेंट जो आप बनाते हैं घरेलू हिंसा से जुड़ी, उसकी फाइलिंग कोर्ट में की जाती है। कोर्ट में फाइलिंग होने के बाद जिन जिन आरोपियों के नाम और पते उस कंप्लेंट में लिखे होते हैं, कोर्ट उन सभी को नोटिस करके कोर्ट में बुला लेती है। जैसे कि अगर पत्नी ने अपनी घरेलू हिंसा की कंप्लेंट में पति का और अन्य ससुराल वालों के नाम और पते दिए हैं, तो उन सबको कोर्ट में बुलाया जाता है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा पत्नी के फेवर में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। वो प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला से मिलकर उसके साथ हुई सभी वारदातों की जानकारी एक डिटेल्ड इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखकर कोर्ट में उसे फाइल कर देता है। कोर्ट में फाइल हो जाने के बाद अलग अलग तरीके की सुनवाइयों पर कोर्ट इस बात का भी निर्णय देती है कि पति अपनी पत्नी को हर महीने बतौर मेंटेनेंस कितना पैसा, कितना रुपया देगा, जिससे कि पत्नी अपना भरण पोषण कर सके। गुजारे भत्ते के नाम पर पति द्वारा पत्नी को भी पैसा दिलवाया जाता है। इसके बाद सभी गवाहों को और एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट फाइनल डिसीजन तक पहुंचती है और उसके बाद महिला के हक में फैसला सुनाती है। अब घरेलू हिंसा का केस करने से पत्नी को क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या रिलीफ कोर्ट से वो ले सकती है, इसको समझ लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर, पत्नी चाहे तो अपने फेवर में प्रोटेक्शन ऑर्डर भी कोर्ट से ले सकती है। राइट टू रेजिडेंस यानी शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने की मांग, घर में रहने का अधिकार भी पत्नी मांग सकती है अपने पति से। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, अगर पत्नी चाहे तो पर मंथ की मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता पत्नी इस बात की गुहार कोर्ट से लगा सकती है कि उसके भरण पोषण के लिए पति से उसे मंथली मेंटेनेंस दिलाई जाए, गुजारा भत्ता दिलाया जाए।
इसके अलावा कंपेंसेशन ऑर्डर, जो भी प्रताड़नाएं पति और ससुराल वालों ने पत्नी पर की हैं, उसके बदले कोर्ट से कंपेंसेशन भी मांगी जा सकती है, मुआवजा भी मांगा जा सकता है। इसके अलावा कस्टडी ऑर्डर्स, अगर पत्नी से बच्चों को अलग कर दिया गया है, बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता, तो पत्नी कस्टडी ऑर्डर्स की भी मांग कर सकती है और बच्चों की कस्टडी मांग सकती है। और साथ साथ विजिटेशन राइट्स, यानी उनसे मिलने का अधिकार भी पत्नी मांग सकती है घरेलू हिंसा के मुकदमे के जरिए। जितनी भी बातें हमने वीडियो में बताई हैं, इसके अलावा अगर आप घरेलू हिंसा से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, हम आपकी बातों का जवाब देंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको जानकारी मिलती है कि मैं अगली वीडियो कौन सी और किस टॉपिक पर लेकर आने वाला हूँ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा हौसला अफजाई मिलती है और हमारी भी फिर यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस टाइम पर लेकर आते रहें। अगर आपको कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। उम्मीद रखता हूं कि आप इस बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करेंगे। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।